ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, यस नो में पहले जवाब दिया जाए। ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम लोग आ जाते हैं 243 से 243। हम लोग कल 242 देखे थे, थोड़ा फास्ट देखेंगे सर। आज दो गो डिस्कशन है आप लोगों का, ठीक ना। ये आपका 6 to 8 वाला जो सेट नंबर 90, जो आप लोगों का 97 बचा हुआ था, वो भी हो सके तो आप लोग का आज डिस्कशन ले लें आज, ठीक ना। हाँ लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात। समान द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो बेगों का अनुपात क्या होगा? बेगों का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बना दीजिए आप लोग। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 दिया हुआ है। तो ये हमारा m कांस्टेंट है। m जब हमारा कांस्टेंट है तो अब ये बताइएगा काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² के। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर v1 बटा v2 का क्या बोलिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ये बताइएगा, हम चाहते हैं, हम इस तरह से चाह रहे हैं, इस समझिए बातों को। तो ये तो आप लोग समझ ही गए कि ये होती है तो इसके बेगों का अनुपात। तो इसलिए v1 बटा v2 बराबर √अंडर क्या बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये बताइएगा बेगों का, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 4/9 बराबर 2/3 बराबर 2:3। यही हमारे प्रश्न का सही में जवाब आ गया, बी नंबर। अच्छा सवाल था ना ये, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। चलिए, पहला क्वेश्चन का जवाब आपके पास आ चुकी है, बन भी गया आपका, इसी सूत्र से हमने बना दिया। लीजिए, अगला सवाल है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, माने कि उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये लड़की जो है ना झूला पर बैठकर झूल रही है। ये देखिए यहाँ पर हो गया, ये लड़की झूला पर बैठकर झूल रही है। तो इसका बताइएगा, जब झूला पर बैठकर झूल रही है तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। और जब ये खड़ी हो जाएगी, कह रही है कि खड़ी हो जाती है, तो ये खड़ी हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलिए भाई, खड़ी हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ गया। तो जब बैठी हुई थी तो लंबाई क्या था, इसका L था। और जब खड़ी हो जाएगी तो ये बताइएगा लंबाई हमारा L' हो गया। तो अब आपसे कह देंगे कि L' हो गया लेस देन L से, तो इसलिए T' जो होती है लेस देन किस से होती है, तो कहिएगा T से होती है, T' लेस देन T से। और आपको पता होना चाहिए कि लोलक का आवर्तकाल जो होती है T बराबर 2π√अंडर L/G होती है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के। लंबाई हमेशा गोलक के द्रव्यमान केंद्र से ली जाती है, किससे, सेंटर से ली जाती है। जब लड़की बैठी हुई है तो उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे है, जब खड़ी हो जाएगी तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो जाएगा, ऊपर। और जब द्रव्यमान केंद्र ऊपर हो गया तो समझना है कि लंबाई पहले की अपेक्षा घट गया। लंबाई घट गया तो आवर्तकाल भी क्या कर जाएगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा हाँ भाई साहब ये है, कम हो जाएगा। एकदम सही जवाब, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए अगले सवाल पर आ जाइएगा। क्या है अगला सवाल, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। 9 से गिराकर, तो हम जो बतला रहे हैं कॉन्सेप्ट वो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया और यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। आगे आपको जहाँ तक बढ़ना है बढ़ सकते हैं। तो सुनिए, अब बातों को समझना है।
ये देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ से ये घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, यहाँ से घटना हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। और लीजिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम हो गया, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो एक बात बता दीजिएगा, यहाँ पर होता है घनत्व हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा आयतन हो गया, ठीक ना। तो ये बताइएगा जब पानी को गर्म करेंगे तो घनत्व, यहाँ पर बताइएगा मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, मिनिमम, मिनिमम हो गया। तो एक बात बताइएगा, जब पानी को गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पहले उसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, उसके बाद घटता है। आयतन क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। लेकिन भाई हमने पानी को ठंडा किया है 9 से कहाँ 3, तो 9 से जब 3 जाइएगा तो बताइए घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। आयतन क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। जैसे ही पानी का तापमान 0 होगा, इसका आयतन सबसे ज़्यादा होगा। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जब नल में पानी जम जाता है, नल में पानी क्या करता है, जम जाता है, तो वो बताइएगा जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। तो कह रहे कि आयतन में कोई परिवर्तन, भाई मेरे आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है। आयतन पहले क्या हो रहा है, कहिएगा घटेगा इसके बाद बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब हो गया। लीजिए अगले सवाल का जवाब आप लोगों को देनी है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, दृश्य प्रकाश के लिए दिया हुआ है। तो बताइए, VIBGYOR, भिबजियोर है ना। तो इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहिएगा कि तरंग दैर्ध्य का कौन क्रम हो गया हमारा, बढ़ते क्रम हो गया। तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम हो गया। तो देखिए हम ऐसा लिख देते हैं, बहुत सारा लिख देते हैं। तरंग दैर्ध्य हो गया, क्रांति कोण हो गया, क्रांति कोण हो गया, फिर यहाँ पर कह दीजिएगा वेग हो गया, का बढ़ते क्रम हो गया। हम जितना लिख रहे हैं वो सब क्वेश्चन पूछी जाती है। कहेंगे किस प्रकाश में, किस रंग में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो लाल में। दूसरा नंबर में लिख दे रहे हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होती है, विचलन होती है, विचलन माने डेविएशन हो गया। प्रकीर्णन होती है, प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग हो गया। कहिएगा आवृत्ति हो गया, ऊर्जा हो गया। ये सब का क्या कौन क्रम हो गया, तब बढ़ते घटते क्रम हो गया। इस सब का कौन क्रम, घटते क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया, ठीक ना, घटते क्रम हो गया। अपवर्तनांक हो गया, विचलन, प्रकीर्णन, आवृत्ति, ऊर्जा का कौन क्रम, घटते क्रम। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका है, तो लाल का हो गया। किसका हो गया, लाल का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो कहिएगा कि दूरदृष्टि के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, दूरदृष्टि के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। तो बताइए, आप लोगों को बताया गया है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो कह रहा है कि दूर व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, सभी बात है। कहिएगा लेंस का नभयांतर अधिक हो जाता है, माने कि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, माने कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो मतलब कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये सब का सब सही है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो कौन नंबर होगा, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सब का सब हमारा क्या है, ये सब का सब हमारा सही है, सब का सब सही है। इसका मतलब ये हो गया, आंसर क्या हो गया, तो कहिएगा ई नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तो बताइएगा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की फोकस दूरी बढ़ जाती है कि घट जाती है,
बताइए क्या होती है? तो कहिएगा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है क्योंकि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाती है। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या होती है? पतला हो जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है या घट जाती है? तो एक बात बता दीजिएगा, ये तो बातें समझ गए आप लोग, ठीक ना? हाँ, चलिए बन गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्या है? यदि रेफ्रिजरेटर, कल बताए थे कि अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि बंद कमरा में रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे कमरे का तापमान क्या करती है? बढ़ जाती है। कहा जाएगा कि रेफ्रिजरेटर इंजन के अपेक्षा उल्टा काम करता है। उल्टा काम करता है। उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन के अपेक्षा उल्टा काम करता है। अर्थात यह निम्न तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु से उष्मा लेकर उच्च तापमान वाली वस्तु को उष्मा देती है। वस्तु को उष्मा देती है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर में टेम्परेचर कम होती है तो वो अपने में से उष्मा लेकर, बताइएगा किसको देती है? तो कह दीजिएगा कि सर ये उच्च तापमान वाली वस्तु को उष्मा देती है। तो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन के अपेक्षा उल्टा काम करता है, अर्थात यह निम्न तापमान वाली वस्तु से उष्मा लेकर उच्च तापमान वाली वस्तु को उष्मा देती है। रेफ्रिजरेटर को उष्मा पंप के नाम से भी जाना जाता है। कहिएगा रेफ्रिजरेटर को उष्मा पंप के नाम से भी जाना जाता है। उष्मा पंप के नाम से भी जाना जाता है। उष्मा पंप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई, उष्मा पंप के नाम से भी जानते हैं किसको हम लोग? रेफ्रिजरेटर को उष्मा पंप के नाम से भी जाना जाता है। हो तो गया भाई यहाँ पर। तो आपके प्रश्न का सही जवाब बी नंबर आएगा। कल भी बताए थे ऐसा सवाल। कह रहा है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो, देखिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं है यहाँ पूछ रहा है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। नहीं, ये गलत है, अधिक होती है। ये क्या होती है? अधिक होती है। अगर यहाँ अधिक रहता तो ये सही हो जाता। इसमें आयाम और कला नहीं बनती है। सही बात है, इसमें फेज नहीं बनती है, आयाम नहीं आपका नहीं बदलती है। इसमें आयाम और कला नहीं बदलती है। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। एकदम सही। तो ये बता दीजिएगा कौन इसमें सही नहीं है? तो एक नंबर सही नहीं है, बाकी सब हमारा सही हो गया। लीजिए अगला है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। सुनिए, आपका धारा प्रवाह नहीं होगी। कब नहीं होगी धारा प्रवाह? कब नहीं होगी? जब विभवांतर 0 होगा। ये बताइए, यदि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है 0 हो तो बताइएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होती है तो किसी भी तार से, किसी भी सर्किट से, किसी भी वायर से धारा प्रवाह नहीं होगी, क्योंकि विभवांतर ही आवेश को धक्का देता है। वैद्युत का दबाव होती है, और जब वैद्युत का दबाव होगा तो आवेश बहेगा, और कितना समय में कितना आवेश बहा, वही ना धारा होती है। यदि विभवांतर 0 हो तो कह दीजिएगा कि आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह नहीं होगा और धारा की उत्पत्ति नहीं होगी, नहीं होगी।
तो ये बताइएगा विभवांतर बताइए जीरो कब होगा, तो कहिएगा समान विभव होने पर विभवांतर जीरो होती है। और विभवांतर को ही वैद्युत दाब कहा जाता है। विभवांतर बराबर कह देते हैं हम लोग वैद्युत दाब कहते हैं, विद्युत का दाब कहा जाता है। और यही दबाव जो है आवेश को धक्का देती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा I बराबर होती है Q/T होती है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा का नाम दिया गया है। समान आवेग पर, लो भाई आवेग, समान धारिता गलत है, समान विभव पर होगा। जब समान विभव होगा तब विभवांतर जीरो होगा। निम्न में कौन अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर की पहचान करने के लिए कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? इसमें से कौन है? तो सिलिकॉन भी होती है, सिलिकॉन का संकेत SI होती है। क्वार्ट्ज होती है? नहीं, ये हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। सिरेमिक्स होती है? नहीं, यहाँ जर्मेनियम हो गया, GE हो गया, दोनों का दोनों हमारा शुद्ध अर्धचालक में आती है। ये बता दीजिएगा शुद्ध अर्धचालक में कौन आती है? अर्धचालक आपका शुद्ध अर्धचालक में हमारा इसी को कह देते हैं नैज अर्धचालक भी कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। इंग्लिश में इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया है। कौन कंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बता दीजिएगा इसके अंतर्गत हमारा कौन आती है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन आती है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आती है। अगर इसमें हम लोग अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो ये क्रिया डोपिंग कहलाती है, डोपिंग। और अशुद्धियाँ के रूप में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ या पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाएंगे। एगो बनाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर, तो एगो बनाता है N टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट भविष्य का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक ना। तो ये बताएंगे कौन कौन सा आंसर होगा। 1 नंबर और 4 नंबर है कोई ऑप्शन? हाँ, C नंबर ऑप्शन है। लीजिए अगले नंबर पर आइएगा। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में, ठीक है। रिएक्टर वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः इनकी टोकमाक डिजाइन होती है, टोकमाक डिजाइन होती है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में, वे भारी नाभिकों के विखंडन, तो कहिएगा संलयन का मतलब होती है कि 2 हल्के नाभिक इसमें काम आते हैं ना, 2 हल्के नाभिक। तो बता दीजिएगा इसका सही जवाब कोई है तो ये कह दीजिएगा विखंडन अभिक्रिया में संलयन, यहाँ पर विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों में कन्वर्ट कर जाते हैं, ये विखंडन होती है। संलयन में 2 हल्का हल्का नाभिक संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है। तो साधारणतया इनकी टोकमाक डिजाइन होती है, ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो ये हमारा इनमें केवल एक कह रहा है कि नहीं, ये दोनों हमारा क्या है, हमारा इसमें सही हो जाएगी ये दोनों। तो कहिएगा कि 2 और 3 हमारा सही हो गया, 2 और 3 हमारा सही हो गया। C नंबर ऑप्शन सही आ जाएगी। कौन नंबर हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी ये। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये देखिए 41 से 260 तक की ये सीरीज चल रही है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होती है? घर्षण बल शामिल होती है, एक बार और बताए थे, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है सर, ये कॉमन पेपर है क्या बताइए? हाँ है। अब लीजिए, अब एक बात बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होती है? तो गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, हाँ गतिज ऊर्जा, जैसे किसी वस्तु को हम लोग जब खींचकर आगे करते हैं या कोई भी वस्तु गति करती है तो क्या उससे ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है। चाहे आप उसको किसी भी तरह से गति कराइए, या तो खींच कर कराइए, या तो सरका कर कीजिए, या तो लुढ़का कर कीजिए। लुढ़का कर भी कीजिएगा तो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, और बॉल बेयरिंग से क्या वहाँ पर गर्मी पैदा नहीं होती है? अवश्य होती है सर, अवश्य। तो हमारे प्रश्न का एकदम जवाब यही बनेगा। स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में नहीं।
अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? वोल्टेज का प्रतिनिधित्व, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब एक बात बताइएगा, वोल्टेज का V बराबर W बटा Q होती है या W बटा Q बराबर IT होती है। अब इसका बताइएगा, इसका मात्रक जो होती है SI मात्रक वोल्ट होती है, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम्ब कह दीजिएगा, और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं जूल बटा एम्पियर गुने सेकंड भी कह दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए कौन सा एंटीबायोटिक आप में सूट कर रहा है, वो आप लोग एंटीबायोटिक अपना इस्तेमाल कर दीजिए, इस्तेमाल कीजिए फटाफट। कौन सा एंटीबायोटिक लगने वाली है आपका, तब बताइएगा यहाँ पर कौन सा एंटीबायोटिक हो जाएगा। सब बराबरे ना हुआ भाई मेरे, तो कहिएगा जूल बटा एम्पियर गुने सेकंड, तो किया गया कार्य बटा धारा गुने समय, किया गया कार्य बटा धारा गुने समय, एकदम यही वाला आ रहा है एंटीबायोटिक, ये वाला सेट कर गया हमारे पास। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का पूछ रहा है। तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ये हमारा जो है ना, इसका अगर पूछ दिया जाए कि SI यूनिट क्या होती है, तो इसका एम्पियर गुने मीटर का स्क्वायर होती है, ठीक ना। ये बताएंगे अगर पूछा जाए कि राशि ये क्या होती है, तो ये राशि हमारा सदिश राशि होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक ना। और ये बताइए एम्पियर न्यूटन बटा एम्पियर गुने मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर गुने मीटर भी किसी का होता है क्या, तो देख लेते हैं। F बराबर होती है IBL के बराबर, तो यहाँ B बराबर F बटा IL होती है। तो इसका मात्रक अगर कह दिया जाए कि SI यूनिट क्या होने वाली है, तो ये कह दीजिएगा न्यूटन बटा एम्पियर गुने मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर गुने मीटर, ये मात्रक हो गया ना। B बराबर होती है चुंबकीय क्षेत्र का, ये भी पूछता है, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र का होती है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का होती है। और यही कह दीजिएगा किसके बराबर, टेस्ला के बराबर, नहीं तो इसी को कह दीजिएगा वेबर बटा मीटर के स्क्वायर के बराबर, ये भी कह सकते हैं। ये बताइए एम्पियर बटा मीटर, एम्पियर गुने मीटर का स्क्वायर, एकदम C नंबर ऑप्शन सही है। और इसके बारे में पूछेगा कि इसके बारे में, तो यहाँ पर कह दीजिएगा A नंबर के लिए होगा, तो ये हो जाएगा किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने ये बात अभी लिखा ना, ये बातें भविष्य का क्वेश्चन बनती है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखे हैं ये, ठीक ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है ना। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो कहिएगा नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, नाभिक के बाहर होती है, वो वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाती है, ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, तो गलत हो गया हमारा एम्पियर। हाँ अब यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही बात है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग, और एनसीईआरटी देता है कि 1/2000वां भाग, ठीक ना। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत में हमारा ये आ जाएगा। कहिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होती है, नाभिक में रहने वाला, देखिएगा नाभिक में उपस्थित रहने वाला कौन होती है भाई, तो कह दीजिएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती है, प्रोटॉन एंड कौन होती है, न्यूट्रॉन होती है। और कहिएगा कि कोश में कक्षा में चक्कर लगाने वाला, कक्षा के चारों ओर, ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन होता है, चक्कर लगाने वाला हमारा कौन हो गया भाई, तो कह दीजिएगा जी सर इलेक्ट्रॉन होती है। चलिए बन गया, यहाँ पर ए गलत हो गया हमारा 1 नंबर।
लीजिए, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होती है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो इसमें जो होती है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और उसके बाद आपका निश्चित समय माने कि एकाएक उसको क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। यही क्रिया, यही प्रोसेस पास्चुराइजेशन कहलाती है। और इसमें जो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया होती है सब मर जाती है, माने कि दूध बहुत समय, कुछ समय तक वो आपका बना रहता है, अपने अवस्था को बनाए रखता है, खराब नहीं होता है, फटता नहीं है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान, नहीं सर बहुत ज़्यादा तापमान तक गर्म कर कर, तो भी नहीं, गलत हो गया। दूध को 8 घंटे तक, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, रैपिड ठंडा कर लिया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारा का घनत्व की बात करेंगे तो पारा का घनत्व जो होती है ना, पारा का डेंसिटी जो होती है, Hg का घनत्व जो होती है, पारा का घनत्व कहिएगा उच्च द्रवता, हमारा हाई फ्लूइडिटी, कहिएगा उच्च संचालन शक्ति होती है, हाई ऑपरेटिंग पावर होती है। तो ये बता दीजिएगा। पारे का साधारणतः उच्च तापमापी, इसलिए कि पारा जो है ना, पारा के अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान अधिक होती है, जिसके कारण पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करती है। पहली बात तो समझ लीजिएगा कि पारा जो है ना, पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करती है, गीला नहीं करती है, गीला नहीं करती है। और एक बात बताइएगा, Hg का अगर पूछा जाएगा कि इसका हिमांक क्या होती है, ये कितना पर जम जाता है, तब -39 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो क्वथनांक होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg की बात करते हैं, Hg तो 357 डिग्री सेल्सियस, लगभग 360 भी कह सकते हैं। ये बताइएगा, इसका घनत्व की बात करते हैं तो ये कितना होती है? 13,600 kg/m³ होती है, इसका घनत्व होती है। तो बताइएगा, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एक बात बताइए, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए और जवाब दे दीजिएगा। इसका पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति। कौन हो जाएगा आंसर इसका? तो इसका आंसर दे दीजिए, आप लोग बताइए कौन होगा? उच्च द्रवता होगी, उच्च संचालन शक्ति होगी, कहिएगा कि ये ऊष्मा का अच्छा चालक भी होती है। तो जवाब दे दीजिएगा, इसका कौन होगा? समान भी इसमें एक प्रसार होती है, एक समान प्रसार भी होती है उसमें, ठीक ना, इसमें एक समान प्रसार भी होती है। हाई कंडक्टिविटी भी होती है, उच्च संचालन शक्ति भी होती है। तब बताइए, यहाँ पर हो गया घनत्व उच्च, उच्च द्रवता, उच्च द्रवता भी कह रहा है ना, उच्च द्रवता कह रहा है। और ये बताइए, ऊष्मा का सुचालक भी होती है। ऊष्मा का क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा का सुचालक होती है, ये ऊष्मा का सुचालक होती है, ऊष्मा का सुचालक। बता दीजिए इसका कौन सा जवाब होने वाला है? बी नंबर। अरे यार, बी नंबर नहीं होगा यहाँ पर। इसका सही जवाब आपका आगे ऊष्मा का सुचालक होती है। ऊष्मा का सुचालक तब ना, ये इसमें चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। कहिएगा, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का जो संचरण होती है चालन विधि द्वारा। कौन विधि? चालन विधि, चालन विधि द्वारा होती है। और इसका सही जवाब उच्च घनत्व। घनत्व तो इसका हमारा उच्च है, लेकिन उतना उच्च नहीं है जितना हर एक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होती है ना। उच्च द्रवता, हाई फ्लूइडिटी, उच्च संचालन शक्ति, इसकी विशेषता क्या है हमारा? हाई फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी हाई नहीं होती है, ये फ्लूइडिटी हाई कह रहा है, फ्लूइडिटी हाई कह रही है। इसका सही जवाब आप लोगों का क्या आ रही है, पहले बता दीजिए आप लोग फटाफट।
पारा की फ्लूइडिटी, पारा की फ्लूइडिटी हाई होती है या लो, ये पहले बता दीजिएगा। पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करती है, नहीं सट पाती है। पारा की फ्लूइडिटी हाई होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छी होती है, फ्लूइडिटी हाई नहीं कर सकते हैं, अच्छी होती है इसकी। चलिए उच्च संचालन शक्ति कर दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। उच्च संचालन शक्ति कर देना है इसको, ठीक है, उच्च संचालन शक्ति कर दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का जो रंग होती है, पीतल जो होती है, किसका किसका होता है मिश्र धातु, Cu+Zn का होती है, और हवा में इसका रंग फीका पड़ जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है, H2S से क्रिया कर लेता है। जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर फ्री स्टेट में नहीं ना रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रहता है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि खुली हवा और प्लस चांदी, तो ये भी ना बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी हमारा कह दिया जाएगा कि कॉपर को भी अगर खुली वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो उस पर हरा रंग का परत आ जाता है, जो उसका संक्षारण होती है, कोरोजन होती है वो। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, ऑक्सीजन के कारण कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड मेन फैक्टर काम करेगा ये। और बताइए कॉपर की वस्तु पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना संक्षारण होती है, लोहा में जंग लगना संक्षारण होती है। ठीक इसी प्रकार से चांदी का आपका खुली वातावरण में छोड़ देने पर काला पड़ जाना, काला धब्बा आ जाना, काला पड़ जाना, वो भी हमारा संक्षारण के ही अंतर्गत आता है, कोरोजन के अंतर्गत ही आती है सब ये। अगला है कि जल गैस, यहाँ सुन लीजिए, 3 को पूछता है आपसे, एगो पूछेगा वाटर गैस पूछेगा, वही जल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। इसी को हम लोग कह देते हैं भाप अंगार गैस भी कहते हैं। बिहार पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। भाप अंगार गैस एक होती है हमारा प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो ये CO+N2 का मिश्रण होती है। इसी को हम लोग कह देते हैं वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे एक होती है प्राकृतिक गैस होती है, कौन गैस, प्राकृतिक गैस होती है। और ये जो होती है मुख्यतः कह देंगे कि मुख्यतः मीथेन और इथेन का, मीथेन प्लस इथेन का मिश्रण होती है, इथेन का मिश्रण होती है। सब मिश्रण है ये सरकार, ठीक ना। ये बताइए मुख्यतः मीथेन और इथेन का मिश्रण होती है। अगर हम लोग बात करते हैं आपका पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं तो ये मुख्यतः किसका किसका होती है, तो कहिएगा इथेन होती है, प्रोपेन होती है एंड ब्यूटेन का मिश्रण, प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होती है, ब्यूटेन का मिश्रण होती है। लेकिन इसका मेन कंपोनेंट नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमें बता दीजिएगा। तो बताइएगा कौन हो जाएगा, वाटर गैस। ये हम जितनी बातें लिखे हैं ना सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सब एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले पर आ जाइएगा। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा है कि विद्युत का मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है, तो बताइएगा मंद चालक इसमें नहीं है। तो यहाँ पहला है सल्फर है, ब्रोमीन है, सेलिनियम, सेलिनियम है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जवाब दे दीजिएगा, मंद चालक इसमें कौन नहीं है। चलिए सब लोगों का अच्छा जवाब आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। सेलेनियम विद्युत का अच्छा चालक है। तो कहिएगा कि सेलेनियम जो होती है विद्युत का संचलन करता है, लेकिन यह अर्धचालक है। बताइएगा सेलेनियम, बताइएगा, ये बताएंगे। यहाँ सेलेनियम के, सल्फर कह रहा है,
आपका मंद चालक नहीं है, मंद चालक इसमें नहीं है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन। और तीसरा तो उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक है नहीं, सल्फर। सल्फर हमारा विद्युत का ये हमारा कुचालक हो गया यहाँ पर। यहाँ पर ब्रोमीन भी हमारा द्रव अधातु होती है, ये भी हमारा कुचालक में आता है। तो ये यहाँ पर हमारा पुअर कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर में सेलेनियम नहीं आएगा, ये सेलेनियम ही नहीं आएगी, ठीक ना, पुअर कंडक्टर में ये नहीं आती है। चलिए सेलेनियम हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेकिंग सोडा क्या है? अच्छा सवाल है ये। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर है। NaHCO3 इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दीजिएगा, कार्बोनेट हो गया, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सुनिए अब यहाँ पर जैसे बतला रहे हैं वैसे सीखते जाइएगा। ये बता दीजिएगा, हाँ ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन नहीं मानिएगा, सेलेनियम मारिएगा, ठीक ना। इसको कह दीजिएगा खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहाँ से हम ज़्यादा डिटेल्स लिखवा रहे हैं सबको। खाने वाला सोडा कहते हैं, या इसी को कह दीजिएगा पाक सोडा, पकाने वाला सोडा कह दीजिएगा। ये होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है। और सुनिए यहाँ पर NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल रहेगा, टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण। अगर इसी के साथ टार्टेरिक अम्ल रहता है तो ये होती है बेकिंग पाउडर होती है, बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बोथ आर सेम, तो कहिएगा नो 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 नो, दोनों सेम नहीं है। हमारा यहाँ हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसका नाम है पाउडर, बेकिंग पाउडर कहते हैं। और वो बेकिंग सोडा है पकाने वाला सोडा, ये बेकिंग पाउडर हो गया। तो हमसे बेकिंग सोडा पूछ रहा है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आंसर हमारा आंसर होगा सही नंबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भविष्य में ये क्वेश्चन पूछेगी आपसे, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर मिलेगी, और वहाँ पर जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फल पकाने के लिए तो भाई पेड़ पौधा में फल पक जाता है ड्यू टू प्लांट्स का एक हार्मोन होती है, नाम है उसका क्या? एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन, C2H4 होती है। जो पेड़े में पक जाता है फल एथिलीन के कारण होती है। लेकिन हम लोग फल को तोड़ कर लाते हैं कच्चा तोड़ कर लाते हैं, तो हम लोग मार्केट से जाकर कार्बाइड खरीदते हैं, तो लोग कहता है कार्बाइड, लेकिन एक्चुअल में नाम है उसका कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है उसका? कैल्शियम कार्बाइड। जब हम लोग उस पर पानी छिड़कते हैं तो उसमें से देखिएगा गैस निकलता है, वही गैस है एसिटिलीन, जो फलों को क्या करता है? पका देता है, और वो कृत्रिम रूप से पकाता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 का नाम है हमारा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। और यहाँ पर CaC2 की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो क्या बनाता है? तो C2H2 और प्लस यहाँ पर बन जाती है CaOH का होल ट्वाइस बन जाती है, यही होती है एसिटिलीन होती है। और इसी का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फलों को पकाने के लिए हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, 4 गो बैलेंस कर दीजिए ना भाई, बैलेंस कर दो यार यहाँ पर। तो यहाँ 4 गो हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारा 2 गो बैलेंस, और यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगी। कौन कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगी। लीजिए अगला हमारा है ये सेट नंबर 241 से 260 तक का सेशन चल रही है, शानदार सेशन। फिर कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होती है? सुनिए, हम लोग जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं, तो हमारी मांसपेशियां थक जाती है, यानी कि हमारी मांसपेशियों में एक एसिड का जमाव हो जाता है, नाम उसका है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है उसका? लैक्टिक अम्ल नाम है उसका। तो बताएंगे यहाँ पर लंबे समय तक कठोर परिश्रम शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, कहिएगा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। फिर कह रहे कि पेशी तंतुओं की थोड़ी आपका बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का
व 6 और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा, कहिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसका किसमें रूपांतरण होता है, ये तो दिया हुआ नहीं है। तो पहली बात समझ लीजिएगा, पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं पायरुवेट का ऑक्सीजन के O2 के अभाव में लैक्टिक एसिड के रूप में लैक्टिक अम्ल के रूप में रूपांतरण होती है, लैक्टिक अम्ल के रूप में रूपांतरण होती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करती है। इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगी, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड में लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होती है। ये अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है इसमें। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन ये विस्फोटक है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है, नाइट्रोग्लिसरीन भी हमारा विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी रहता तो विस्फोटक हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये हमारा विस्फोटक में नहीं आती है। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक दिन और बताए थे ये सवाल। अगला है कि मिलान करना है, मिलान करने वाला तो सबसे आसान होती है, मिलान करने वाला सबसे आसान है, सबसे इजी मिलाने करने वाला है। तो बताइएगा CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तब बातें समझ लीजिए, प्राकृतिक गैस को ही कंप्रेस किया गया है। तो बताएंगे कि प्राकृतिक गैस CNG में पूछा जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस। तो इसमें बताइएगा, इसमें ज़्यादा मात्रा मीथेन की और प्लस इथेन की होती है ना ये, और इसी को कंप्रेस्ड किया गया है। LPG आपको अभी भी बताए थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मेन कंपोनेंट इसका नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है। ठीक है, तो ये बताइए CNG की मुलाकात किससे करवा देना है, तब मीथेन और इथेन से करवा दो भाई यहाँ पर। तो इसकी मुलाकात 3 नंबर से करवा देते हैं। ठीक है, 3 नंबर से हो गया। LPG की मुलाकात ब्यूटेन और प्रोपेन से करवा दीजिएगा, 2 नंबर से करवा दीजिए। कोल गैस की बात करते हैं, तो कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे, कोयला के भंजन आसवन से कोल गैस मिलती है, कोलतार मिलती है, सब मिलती है। तो ये देखिए कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, 4 नंबर से इसकी मुलाकात करवा दीजिएगा। वाटर गैस जो होती है, कार्बन कहाँ हो गया भाई, वाटर गैस वाला कहाँ हो गया, तो इसकी मुलाकात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हो गया, तो इसकी मुलाकात 1 नंबर से करवा दीजिए। हो गया 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1, C नंबर ऑप्शन सही है। ठीक ना, हाँ। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र माने अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग बता सकते हैं। किसी ऑफिस में जाइएगा तो एक लाल रंग का एक यंत्र रहता है और उससे पूछिएगा कि भाई काहेला रख ले हो, मारपीट करना है का किसी से, तो नहीं भाई आग उग लग जाएगा तो उसको तुरंते लेकर आग को बुझाया जाएगा। तो उसका नाम है अग्निशामक यंत्र है, और अग्निशामक यंत्र के अंदर में उसको तो तोड़ फोड़ कर देखिएगा नहीं, तोड़ फोड़ कर तो देखना नहीं है, लेकिन हाँ आपका वहीं पर मार्का रहता है कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसे यूज करना है। तो उसके अंदर में जो होती है वो अम्ल होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, और खाने वाला सोडा होता है, वही हमारा जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जरा हम रिएक्शन बतला दे रहे हैं आपको। देखिए रिएक्शन से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रटने वाली विद्या एकदम आप भूल जाइए। अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो साइंस आपको प से पागल बना देगा। ठीक ना, हाँ। और हम चाहते नहीं है कि आपको पागल बना दे साइंस। देखिए यहाँ पर आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, जगह है ना हमारे पास, जगह पर भी निर्भर करता है भाई, जगह रहेगा तो जितना बोलेगा उतना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर NaHCO3 हो गया और प्लस हमारा हो गया H2SO4। तो आपको ये वो बात हमने बताया होगा बहुत पहले कि जब हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 का निर्माण करता है।
लवण जल और CO2 का निर्माण करता है। तो भाई यहाँ पर ये बना लेगा Na2SO4 और प्लस बना लेगा हमारा H2O और प्लस बना लेता है CO2, और यही है सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो होती है ना, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है कांच की बोतल में आपका रखी रहती है। इसमें जब कभी आग लग जाता है तो उसको पहले जोरदार ढंग से पटका जाता है ताकि कांच की बोतल वो टूट जाए, और टूटने के बाद में दोनों मिक्स कर कर रिएक्शन कर कर कौन सा गैस दे, CO2 गैस दे, ठीक ना। हाँ, तो अब बता दीजिए ये बैलेंस है कि नहीं है। नहीं बैलेंस है तो बैलेंस तो करना है आपको, तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा। तो 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 गो, 2 गो 4 गो, हाइड्रोजन को गो, तो कहिएगा कि सर 2 गो है, इधर में 2 लगा देना है भाई। अब देखिए ऑक्सीजन को गो, 4 2 6 गो, 6 2 8 गो हो गया, तो 3 दूना 6 और 4 10 गो यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हमारा 8 गो हो गया। तो कार्बन यहाँ 2 दे दीजिएगा, 2 दूना का 4 और 4 2 6 और 4 10 गो हो गया। और बताइए हाइड्रोजन को गो हो गया, हाइड्रोजन हमारा 2 दूना का 4 गो, तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 4 गो। और यही है सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर होने वाली कौन है, केमिकल रिएक्शन है। तो मार्बल चूर्ण और तनु हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, C नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी बता दीजिए फटाफट। नीला थोथा, नीला थोथा कहते हैं CuSO4 × 5H2O को कहा जाता है। इसी को हम लोग तुतिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, तुतिया भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहा जाता है। 5 गो वाटर मोलिक्यूल रहेगा तो पेंटा, 6 गो रहेगा तो क्या हेक्सा, 7 गो रहेगा तो हेप्टा, 10 गो रहेगा तो डेका हो जाएगा भाई। अब लीजिए इस इयोसिन क्या है हमारा, इयोसिन हमारा ये क्या है, तो इयोसिन की बात करेंगे तो अगर देखा जाए तो प्रोटीन है, लेकिन इधर से देखना पड़ेगा। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो होती है ना, जिंक फॉस्फाइड जो होती है एक जहर होती है, इसका उपयोग जो होती है ना चूहा को मारने वाला चूहा विष में किया जाता है। इसकी मुलाकात 4 से कर दीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अच्छा सवाल है ये, सिल्वर आयोडाइड, तो ये बताइए 1 से कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर नीला थोथा का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कवकनाशी के रूप में करेंगे। हाँ, अब ये देखिए इयोसिन क्या है हमारा, तो कहिएगा इसकी मुलाकात 3 नंबर से कर दीजिएगा। स्याही बनाने में, लाल स्याही बनाने में किया जाएगा। और इसकी मुलाकात हमारा 2 नंबर से कर दीजिए, तब इसकी मुलाकात 2 नंबर से, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब बना। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, बताइएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल की बात करेंगे, जिसके बॉडी का टेम्परेचर हर समय क्या रहता है, एक समान बना रहता है। हर समय तबीयत क्या होती है आपका, देखिए हर समय जो होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, हर समय बॉडी का टेम्परेचर समान होती है। जैसे कि अभी ठंड का समय है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से ना रहेगा भाई, हाँ 37 से रहेगा। अगर 37 से कम हो गया तो समझिएगा कि भैया थोड़ा जरूर कोनो अंदर में कोई रोग ब्याध है, ठीक ना, कोनो रोग बलाय है अंदर में। इसलिए याद रखेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, C नंबर ऑप्शन। और जिसका टेम्परेचर बदलते रहता है वो हमारा क्या होता है, हॉट ब्लडेड हो गया, नहीं, वो हमारा क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, प्रोटीन संश्लेषण में, तो बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपका फैक्ट्री किसको कहा गया है, तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहते हैं। सबसे पहली तो बातें ये बता दीजिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। तो वो कारखाना लगाने के लिए जगह देखेगा ना भाई, कि ऐसे ही कारखाना हमारा नाम है फलाना कारखाना, तो अरे जगह रहेगा तभी ना कारखाना लगाएगा वहाँ, हो है। तो बताइएगा, राइबोसोम कहता है कि हम प्रोटीन निर्माण का कारखाना है, और कोई आदमी उसको जगहवे नहीं दे रहा है, तो क्या वो हवा में कारखाना लगाएगा, है नहीं लगाएगा। तो उसको जगह देता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देता है। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में
से जाकर उसके पास में, उसके घर के पास जाकर और अपना कारखाना लगाता है। और राइबोसोम जो होती है दानेदार संरचना होती है। कैसा संरचना है? दानेदार संरचना होती है। और वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर वो अपना फैक्ट्री लगाने के लिए अपना वही आपका सब ईंटा पत्थर वहाँ पर जोड़ जाड़ करता है। मतलब बुझ रहे हैं ना आप लोग? तो वहाँ पर वो जगह रुखरा हो जाता है, तो वो बन जाता है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रॉफ काहे हो गया? क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम की दानेदार संरचना आकर अपना फैक्ट्री लगा रही है। तो बताइए जगह प्रदान कौन किया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया है। और तब ये अपना प्रोटीन का निर्माण करेगा, संश्लेषण करेगा। तो कौन हो जाएगा? तो कहिएगा कि हमारे प्रश्न का लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। एकदम यार गलत है। लाइसोसोम को तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। ये कोशिका का सफाई करता है। ये कोशिका क्या क्या करता है? सफाई करता है। क्या से क्या आंसर मारते रहते हो तुम लोग जी? अंतः प्रद्रवी जालिका होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम हो जाएगा। एकदम बी नंबर ऑप्शन है सही जवाब। गोल्जी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन निर्माण का कारखाना किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले नंबर पर आते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है कहाँ पर? रुधिर में नहीं। ये जो होती है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले आपका पौधों की जड़ों में ये पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। तो ये खरगोश रुधिर में लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाई जाती है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधों की जड़ों में ये देखने को मिलती है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है केवल भोजन के कणों से। कहिएगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में हम लोग दांत की सफाई नहीं करते हैं, तो भोजन के जो कण है दांतों में फंसा रहता है कि नहीं? हाँ, फंसा रहता है। और वही जो भोजन के कण दांतों में फंसे रहते हैं तो हमारे अंदर, उसके अंदर में बैक्टीरिया भी रहती है। बैक्टीरिया जो होती है उस भोजन के कणों को, शर्करा को अम्ल में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही वो अम्ल में कन्वर्ट करता है, दांत का सबसे कड़ा परत, और ऐसे भी हमारे मानव शरीर का सबसे कड़ा परत इनामेल होती है। इनामेल को वो मुलायम बना देती है और दांतों में छिद्र कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं दांत का कैविटी कहते हैं। दांत से दर्द करने लगता है, खुंदला हो जाती है और जरूरत पड़ने पर वो दांत को हटाना भी पड़ता है। तो एक बात बताइएगा, केवल भोजन के कण फंसे रहते हैं, भोजन के कण और थूक से। कहिएगा भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ये भाई ये तो हमारा सी नंबर और अच्छा ऑप्शन लग रही है। तो भोजन के कण भी रहते हैं, उसमें आपका थूक भी रहता है, आपका मुख अम्ल भी रहती है और हमारा बैक्टीरिया भी रहता है। तब ना बैक्टीरिया फटाक से का अटैक करता है भोजन के कण पर और उसको अम्ल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक ना। हाँ, इसी कारण दांतों को भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद दांतों की नियमित सफाई जरूरी होती है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। क्या है हमारा अगला नंबर, जरा देख लीजिएगा आप लोग। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होती है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख से होती है, माउथ कैविटी से होती है। लार हमारा जो सलाइवा होती है, सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होती है या सलाइवा एमाइलेज होती है, वो जो होती है स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। लेकिन प्रोटीन के पाचन की क्रिया जो होती है वो हमारे स्टोमक से होती है, क्योंकि स्टोमक की दीवार में भी जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl मिलता है, पेप्सिन एंजाइम मिलती है, रेनिन एंजाइम मिलती है, थोड़ी मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी मिलती है। और ये जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होती है ये प्रोटीन का पाचन करता है और यहीं से पाचन की क्रिया शुरू होती है प्रोटीन का। तो एक बात बता दीजिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन प्रारंभ जो होती है कहेंगे कि मुख गुहा से, माउथ कैविटी, जिसको कहते हैं माउथ कैविटी से। और कौन करता है? तो कहिएगा टाइलिन एंजाइम करता है, या इसी को कहते हैं सलाइवा एमाइलेज। क्या नाम है इसका? सलाइवा एमाइलेज करता है और ये स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। लेकिन यही पर कह दिया जाए कि प्रोटीन के पाचन की क्रिया जो होती है
प्रोटीन के पाचन की क्रिया, प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन जो होती है ये कह दीजिएगा एस्टोमक से होती है, कहिएगा एस्टोमक। और ये बताइए कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम वहाँ पर करती है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को क्या चीज़ में, पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो कौन हो जाएगा, एस्टोमक, एस्टोमक हो जाएगी। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन की क्रिया होती है, संपूर्ण पाचन और सबसे ज़्यादा पाचन होती है, संपूर्ण पाचन और सबसे अधिक पाचन की क्रिया संपन्न। संपूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है मुख से, और संपूर्ण पाचन होती है कहाँ पर, छोटी आंत में। लीजिए बन गया आपके सवाल का जवाब, हाँ बन गया है। आप लीजिए 32 नंबर, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सही नहीं है कह रहा है ना, नहीं है। तो कहिए कुछ विटामिन आंतीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। हाँ भाई, कुछ विटामिन जो है आपका आंतीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, कह रहे कि वाटर सोलुबल विटामिन। सबसे पहली बात है तो समझ लीजिए विटामिन सी फंक साहब का क्या क्या कहना था भाई, विटामिन का खोज करता सी फंक है ना। तो कहिएगा विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होती है फैट सोलुबल विटामिन और एक होती है वाटर सोलुबल विटामिन होती है, वाटर सोलुबल विटामिन होती है। और याद रखेंगे फैट सोलुबल विटामिन में ADE आती है, और वाटर सोलुबल विटामिन में विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आती है। बी कम्प्लेक्स में सब आ जाएगा, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये सब का सब आ जाएगा। और विटामिन हमारा कौन हो जाएगा, और सी हो जाएगी। तो कह रहा है यहाँ पर विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। जब हमें पता चल ही गया कि ये गलत है तो भाई इसको गलत मार दो ना यार। हाँ, आपका कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं, सही बात है, कुछ विटामिन शरीर में जमा होती है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण। देखिए गाय का दूध हल्का पीला जो होती है कैरोटीन के कारण होती है, किसके कारण, तो कहिएगा कैरोटीन के कारण। लेकिन जो हमारा सफ़ेद रंग होती है इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन के कारण होती है। तो देखिए दूध में पाए जाने वाला, यहाँ पहले लिख दे रहे हैं, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन की बात किया जाए, प्रोटीन तो ये कह दीजिएगा केसिन प्रोटीन होती है। इसी के कारण दूध का रंग जो होती है उजला होती है, उजला रंग प्रदान करता है, उजला रंग का कारण होती है, उजला रंग का कारण भी होती है ये। और दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाएगा तो ये होती है लैक्टोज होती है। ये दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होती है। और ये बताइएगा दूध में हल्का पीलापन रंग जो होती है, दूध में पीलापन का कारण, कहिएगा पीलापन का कारण जो होती है कह दीजिएगा आपका कैरोटीन होती है, कैरोटीन के वजह से। तो बताइएगा, तो कह दीजिएगा पीले सफ़ेद रंग कारण किसके कारण होती है, कैसीन के कारण कि लैक्टोज के कारण कि कैसीन के साथ कैरेटीन के कारण। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही में जवाब आ जाएगा, सही में आंसर हो जाएगा। ठीक ना। हाँ, बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले आप लोग फटाफट इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि भाई बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आ तो रही ही होगी आपको। अब लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या है, स्टार्च क्या है, तो बताया गया है आपको। तो स्टार्च जो है ना
कह दीजिएगा कि ये पॉलीसेकेराइड में आता है। स्टार्च किस में आता है? तो पॉलीसेकेराइड में आती है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। तो हमारा पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आती है? तो स्टार्च होती है, आपका सेलुलोज हो जाती है, ये दोनों का दोनों ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक होती है, दोनों का दोनों ग्लूकोज का। फिर यहाँ पर कह दीजिएगा काइटिन होती है, CHITIN काइटिन होती है। ये सब का सब हमारा पॉलीसेकेराइड में आता है। और मोनोसेकेराइड तो एक दिन लिखवाए थे। मोनोसेकेराइड में देखिएगा तो क्या क्या मिलती है? तो मोनोसेकेराइड में मिलेगा आपका ट्रायोज मिलेगा, टेट्रोज मिलेगा, पेंटोज मिलेगा, हमारा हेक्सोज मिलेगा। हेक्सोज में कौन कौन आता है? ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ये सब का सब हमारा हेक्सोज में, जिसमें 6 कार्बन होती है। आगे बढ़ जाते हैं। रक्त क्या होती है? तो रक्त को हम लोग कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। हमारे शरीर का रिवर ऑफ क्या है? लाइफ होती है। और रक्त जो होती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहिएगा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। और ये बताइएगा, इसी को कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? रिवर ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ये द्रव संयोजी ऊतक में आती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाती है ये। अगला है कि कशेरुक जंतु, आपका कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से आपका कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व होती है। कौन नर्व हो गया? ये स्पाइनल नर्व होती है। और एगो क्रैनियल नर्व की संख्या पूछा जाएगा तो क्रैनियल नर्व होती है 12 जोड़ी। CRANIAL क्रैनियल नर्व की बात किया जाएगा तो कहिएगा 12 पेयर होती है। क पेयर? 12 पेयर होती है। क्रैनियल नर्व की संख्या पूछ दिया जाए तो 12 जोड़ी होती है। बातें समझ रहे हैं? 12 जोड़ी होती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब बन गया। क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी जोड़ी? क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी जोड़ी बताइए। सब लोग बताएंगे, जैसे पूछ रहे हैं वैसे जवाब भी देनी है आपको। लीजिए अगला है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन क्या है हमारा? तो इंसुलिन हमारा हार्मोन है। ये क्या है हमारा? ये हार्मोन है। और याद रखिएगा, आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पर ये देखिएगा अग्नाशय, अधगनायाशय की बात करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होती है मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। लिख दो भाई, इसको भी काहे छोड़ोगे? कहिएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होती है कि इंडोक्राइन भी होती है, इंडोक्राइन भी होती है और हमारा एक्सोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है। ये बताइएगा, इसके इंडोक्राइन हिस्सा को आपका इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार की कोशिका होती है। अल्फा सेल होती है, इसी में देखिएगा बीटा सेल होती है, और इसी में देखिएगा तो गामा सेल या डेल्टा सेल होती है। डेल्टा सेल होती है, ठीक ना। ये जो होती है, यही जो होती है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन का स्राव करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव। ये जो होती है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और इंसुलिन के कम स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो बताइएगा कौन हो जाएगा कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, और उसका कौन सा सेल करता है? बीटा सेल करता है। एकदम बी नंबर ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। लीजिए 38 नंबर में आइएगा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कह दीजिएगा कि सौर विकिरण का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होती है। तब प्रकाश वही हमारा सौर, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा ना, पहले रासायनिक, हाँ, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में।
ये हमारा ये प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल कौन होती है? CO2 होती है, H2O होती है, ये मुख्य रूप से होती है। क्लोरोफिल जो होती है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 39 नंबर में आइएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन होती है? कौन हमारा? मियोसिस के लिए। अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग हमारा जो होगा ना, फूल का पार्ट होगा या फूल होगा। तो कह रहा है कि रूट का टॉप का, आपका सूट टॉप कह रहा है, ओरिजिनल टॉप कह रहा है, नहीं भाई, पराग कोष होती है। पराग कोष हो गया, एंथर हो गया, एंथर। और ये पराग कोष में पराग कण मिलेंगे, पराग कोष में पराग कण मिलेंगे, ये मेल का पार्ट है, फ्लावर के मेल का पार्ट हो गया। सी नंबर ऑप्शन है ना, एकदम सही जवाब। लीजिए आज का आखिरी सवाल हो जाएगा, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? एक दिन और बताए थे, बताइएगा। चिलगोजा जो होती है खाने के काम में आती है ना, चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त किया जाता है कि पाइनस से? कि वही पाइनस हो गया, पाइन हो गया, चीर हो गया। तो भाई मेरे चीर से प्राप्त करते हैं। देखिएगा आप लोग पिछलका 2-3 गो 5-6 गो सेट में देखिएगा, हम ये सब लिखवाए हैं। साइकस होती है, पाइनस होती है। साइकस के तना से हमारा मंड निकालकर आपका साबूदाना बनाया जाता है, खाने वाला साबूदाना बनाई जाती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया हमारा क्या? पाइनस हो गया। पाइनस आपका गेराडियाना, जेराडियाना होती है। पाइनस जेराडियाना के बीज को सुखाकर हम लोग खाते हैं, जिसको चिलगोजा के नाम से जाना जाता है। चलिए आपसे हम लेते हैं इजाज़त, फिर से आते हैं 40 क्वेश्चन के साथ एक बार और। पुनः आपसे हम फिर से मिलते हैं 40 क्वेश्चन के साथ। लगे रहिएगा, बस 5 मिनट का वक्त दीजिए, फिर 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। 40 क्वेश्चन धुआंधार बैटिंग, इसी तरह का बैटिंग करेंगे हम लोग। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।